सवाल दोस्तों ये पूछा था, वो यही आपने पूछा था कि समाजवादी पार्टी में दोस्तों 2 फूट हो चुकी है, क्या उसके कारण मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा? क्योंकि मुरादाबाद रामपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी में कलह सामने आ रही है। ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है दोस्तों, इस पे एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन, आखिरी वक्त, और उसी अहम वक्त पर समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर फंस गई। पार्टी नेताओं में खींचतान, बगावत और दांव पेच का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। एक सीट पर 2 उम्मीदवार सामने आए और पार्टी के लिए असहज हालात पैदा कर दिए। सबसे पहले मुरादाबाद सीट पर पार्टी की अंदरूनी लड़ाई उभर कर सामने आई। यहां से पार्टी ने मौजूदा सांसद एसटी हसन को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया था, लेकिन रुचि वीरा ने यहां से नामांकन दाखिल कर दिया। तो रामपुर सीट पर एसपी के अधिकृत मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी के साथ असीम राजा ने बागी रुख दिखाते हुए नामांकन दाखिल कर दिया। सबसे पहले आपको मुरादाबाद में नामांकन को लेकर समाजवादी पार्टी में जारी सियासी लड़ाई के बारे में विस्तार से बताते हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के सिंबल पर एसटी हसन ने कल नामांकन दाखिल किया था, लेकिन आज उस समय समाजवादी नेता हैरान रह गए जब आजम खान की करीबी रुचि वीरा ने भी वहां से नामांकन दाखिल किया। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने रुचि वीरा को नामांकन दाखिल नहीं करने की हिदायत दी थी, इसके बावजूद वो नहीं मानी। हालांकि बगावती तेवर अख्तियार कर चुकी रुचि वीरा इससे इनकार कर रही हैं। मुझे किसी ने मना नहीं किया, मुझे उन्होंने कह के भेजा है, कागज दे के भेजा है। सूत्रों के मुताबिक रुचि वीरा के खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी हो रही है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के निर्देशों को नहीं माना। लेकिन समाजवादी पार्टी की टेंशन यहीं पर खत्म होती नहीं दिख रही। सूत्रों का दावा है कि पार्टी में मचे घमासान से खफा एसटी हसन ने पार्टी का सिंबल वापस कर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। हालांकि मीडिया से बातचीत में उनका रुख कुछ अलग ही दिखा। कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा, पर अभी कोई ये तो है नहीं कि 30 तारीख तक के वो मैं नहीं लड़ूंगा। अगर पार्टी आप चाहेगी तो अभी भी वो लड़ सकते हो। अब आपको रामपुर में समाजवादी पार्टी में छिड़े सियासी रण से जुड़ी खबर बताते हैं। पार्टी ने अपने नेता आजम खान के गढ़ में बड़ा चुनावी दांव चलते हुए मौलाना मुजिबुल्लाह नदवी को मैदान में उतारा, लेकिन नदवी की उम्मीदवारी का स्थानीय पार्टी नेता विरोध कर रहे हैं। आजम खान और उनके समर्थकों ने तो चुनाव बहिष्कार का ऐलान तक कर दिया। विरोध की लपटें तब और ज्यादा तेज हो गईं, जब यहां से भी आजम खान के करीबी असीम राजा ने विरोध का बिगुल फूंकते हुए नामांकन दाखिल कर दिया। रामपुर में बगावत के उठते सुरों के बीच लखनऊ से प्रदेश अध्यक्ष उत्तम पटेल को वहां पर जाना पड़ा, लेकिन नदवी के नामांकन के दौरान एसपी की रामपुर यूनिट का कोई नेता नजर नहीं आया। इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। पार्टी नेताओं का दावा है जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी में मचे घमासान पर बीजेपी चुटकी ले रही है। गठबंधन की तो बात दूर, जो यहाँ एक ही पार्टी है, कुनबे की पार्टी, उसमें जो है कला दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनको भी इस बात का अच्छी तरह मालूम है कि 24 के चुनावी चौपाल पे वो चारों खाने चित होने वाले हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति तैयार की थी, लेकिन चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में जिस तरह अंदरूनी लड़ाई चल रही है, उसका खामियाजा उसे चुनाव मैदान में उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे ये समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, और इस गढ़ की सीटों के अंदर स्थिति ये है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के अंदर 2 भाग देखने को मिले। अब इससे मुस्लिम वोट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ भी सीट लानी है तो उसके लिए जरूरी मुस्लिम वोट है। इसके बारे में आपको बताऊंगा तो किस तरीके से जो मुस्लिम वोट है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बताना चाहता हूं। तो अगर आप रामपुर देखेंगे तो रामपुर के अंदर जो स्थिति है वो ये क्रॉस आएगी कि 2009 में यहाँ पे समाजवादी पार्टी जीती थी, तब मुस्लिम वोट जो था वो 38% मुस्लिम वोट था, और तब जो है रनर अप कांग्रेस थी। तो यहां पे आप देखेंगे कि मेजॉरिटी मुस्लिम वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला था। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहां पे विनर थी, क्योंकि मुस्लिम वोट यहां स्प्लिट हो गया था, क्योंकि बसपा और सपा जो है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ अलग लड़े थे, अलायंस नहीं था, और यहां पे बीजेपी आई थी। 2019 में जब सपा बसपा साथ में लड़े थे दोस्तों, वापस से विनर समाजवादी पार्टी थी, और यहां पे अगर आप देखेंगे कि मेजॉरिटी वोट जो है मुस्लिम वोट ये इसी अलायंस को मिला था, और इसके कारण जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो है उसको फायदा हुआ था। तो बड़ी बात यही है दोस्तों कि यहां डेवलपमेंट क्या है, यहां डेवलपमेंट यही है कि जब मुस्लिम वोट एकजुट होता है तो रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी है उसके अलायंस के खेमे में जाती है। अब 2017 और 22 तो ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये
लोकसभा इलेक्शन की बात है, ऐसी सेम स्थिति असेंबली इलेक्शन के अंदर भी है। और असेंबली इलेक्शन में अगर आप देखेंगे 2017 में समाजवादी पार्टी को 3 सीट आई थी और बीजेपी को 2 आई थी, और 22 के अंदर भी 3 सीट समाजवादी पार्टी को आई थी। 22 में दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में स्वीप किया था, 2/3 बहुमत, और यहां पे 2/3 बहुमत से ज्यादा। तो यहां पे इसीलिए चिंता है कि क्या मुस्लिम वोट बढ़ सकता है। अब वैसी बात करी जाएगी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की दोस्तों, यहां भी अगर आप देखेंगे लगभग 40% के अराउंड मुस्लिम वोट आता है। 9 में यहां कांग्रेस पार्टी जीती थी, 28% जो मुस्लिम वोट आता है, इसमें परसेंटेज ऑफ वोट जो 28% का, वो यहां पे कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी मिला था। तो यहां आप देखेंगे 9 के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो विनर थी। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर आया था 43% और भारतीय जनता पार्टी यहां जीती थी। तो यहां पे मेन बात यह है कि जो 28% मुस्लिम वोट है, वो अगर 28% मुस्लिम वोट मेजॉरिटी एक पार्टी को पड़ जाता है तो वो जीतती है। यहां सपा बसपा अलायंस में नहीं थे, कांग्रेस वीक थी, तो बीजेपी यहां पे जीती और उसका वोट शेयर 43% आया, क्योंकि ये जो वोट है ये बढ़ गया था। 2019 के अंदर दोस्तों समाजवादी पार्टी वापस से जीती थी, क्योंकि वहां पे 2019 में सपा बसपा का अलायंस नहीं हुआ था। तो यहां की लॉजिक यही है कि जहां कोई मुस्लिम वोट 28% एकजुट होता है तो सपा या नॉन बीजेपी अलायंस को फायदा होता है। तो यही स्थिति अगर आप देखेंगे असेंबली इलेक्शंस के अंदर भी थी। 2017 से 22 में ज्यादा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को पड़ा, यहां बसपा जो है वो कुछ वोट लेके चली गई थी, तो इसीलिए 2 सीट समाजवादी पार्टी को आई और 2022 में 3 आई। तो इसीलिए रामपुर और मुरादाबाद जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे है। सो ओवरऑल मतलब इसकी गणित यही है दोस्तों कि रामपुर और मुरादाबाद से अलायंस को यह डर है कि ऐसा ना हो कि जो मुस्लिम वोट है वो स्प्लिट हो जाए, क्योंकि अगर इन दोनों जगहों पे मुस्लिम वोट स्प्लिट होगा तो ये उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पे भी इसका इशू आ सकता है। तीसरा सवाल दोस्तों जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे था वो मैं यहीं पे दिखाना चाह रहा हूं कि क्या आपने जो पूछा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो से नहीं, अलायंस जो है गठबंधन वो खुद से ही लड़ रहा है, यही सवाल आज पूछा जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र से बिहार तक दोस्तों यही बात हो रही है, महाराष्ट्र से बिहार तक, कि क्या कि यहां पे वापस आपस में ही अलायंस के पार्टनर्स लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि हम क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों। ये स्थिति इसीलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप बात करेंगे कि यहां पे महाराष्ट्र के अंदर एनडीए के बजाय इंडिया अलायंस जो है वो आपस में ही लड़ रहा है। इंडिया अलायंस के गठबंधन में एक तरफ प्रकाश अंबेडकर ने सीटों का बंटवारा कर दिया है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने सीटों का बंटवारा कर दिया है, और ऐसी स्थिति बिहार के अंदर भी आ जाती है दोस्तों। अब मैं पहले बिहार की बात करना चाहता हूं, क्योंकि बिहार के अंदर पप्पू यादव ने यह तक कह दिया है कि वो पूर्णिया की सीट्स को नहीं छोड़ेंगे, भले उनको कुछ भी छोड़ना पड़े। इसी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन में खींचतान की खबर पूरी तरीके से आ चुकी है। जो पूर्णिया की सीट है वो पूर्णिया की सीट की मैं बात करना चाहता हूं, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अब देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली पूर्णिया में हो रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो पूर्णिया पे अगर आप देखेंगे कि क्या पूर्णिया की स्थिति है दोस्तों, यही है। जो पप्पू यादव को आप देखेंगे, ये यहाँ पे पप्पू यादव कुछ समय पहले जुड़े थे और पप्पू यादव जो है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में जुड़े थे, और यहाँ पे अगर दोनों जब साथ में जुड़े थे और कांग्रेस पार्टी में वो आए थे, और कांग्रेस पार्टी में आने के बाद पप्पू यादव जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आज वो कह रहे हैं कि पूर्णिया की जनता के दिलों के अंदर वो हैं, वो दुनिया छोड़ देंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। सो बड़ी बात यही है। कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता, खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों एक तरफ पप्पू यादव पूर्णिया की सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं, वहीं आरजेडी ने पूर्णिया से भीमा भारती को टिकट दिया है और भीमा भारती पूर्णिया छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तो भीमा भारती का ये दावा है दोस्तों कि भीमा भारती ने आरजेडी से नामांकन भरा है, आरजेडी के सिंबल पर उन्होंने नामांकन भरा है और 3 अप्रैल को वो आरजेडी के सिंबल से नामांकन फाइल करने वाली हैं। तो इस वक्त की स्थिति है, माननीय हमारे लालू प्रसाद जी जो हमारे पिता तुल्य हैं, और एक पिता जो है एक बेटी को
टिकट दे करके पूर्णिया भेजने का काम किया है। नॉमिनेशन 3 तारीख को हम करेंगे। तो पूर्णिया को दोस्तों बिहार की सीमांचल भी की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पे जीत हार का समीकरण मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पे होता है, क्योंकि पूर्णिया में सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम और यादव की है, जिस पर आरजेडी की पकड़ बहुत मजबूत मानी जा रही है। अगर आपको मैं बताऊं कि पूर्णिया जो है उसका समीकरण हमको समझने की जरूरत है, तो अगर अक्रॉस आप देखेंगे पूर्णिया का समीकरण क्या है। पूर्णिया का समीकरण अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हिंदू वोटर 60% है, मुस्लिम वोटर 40% है, और यहाँ पे लगभग 5 लाख SC ST OBC आते हैं, 1,50,000 यादव हैं, 1,25,000 ब्राह्मण है, 1,25,000 राजपूत है, और 7 लाख मुस्लिम वोट आता है। तो जहां ये मुस्लिम वोट पड़ता है उसी के हिसाब से स्थिति होती है। पर अगर यहाँ पे फूट है तो फिर आपको सोचना होगा कि क्या इंडिया अलायंस के लोग हैं ये पूर्णिया की सीट जीत पाएंगे। और ये बात सिर्फ अब बिहार की नहीं है, मैं महाराष्ट्र की भी बात कर रहा था, जहां महाविकास आघाड़ी के अंदर महाभारत हो चुकी है और यहां पे भी बंटवारे की खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन के अंदर तकरार बढ़ती जा रही है। जब शिवसेना उद्धव गुट ने 17 उम्मीदवारों के नाम पर ऐलान किया दोस्तों, इसी में मुंबई की 4 सीट भी शामिल है। उद्धव गुट की लिस्ट में अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस के नेता संजय निरुपम का जब बड़ी बात आई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान को सीधा उन्होंने चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि वो जो है अपने रास्ते दूसरे भी कर सकते हैं। शिवसेना को इतना एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहिए, इससे कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान है। और कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए, लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए। तो संजय निरुपम नाराज क्यों है, इसको समझने की आपको जरूरत है। संजय निरुपम दोस्तों नाराज इसीलिए है क्योंकि संजय निरुपम टिकट की मांग कर रहे थे। मुंबई उत्तर पश्चिम जो सीट है वहां से वो टिकट की मांग कर रहे थे। उद्धव ठाकरे के अनमोल कार्तिकर को ये टिकट दिया है। 2019 में यहाँ पे शिवसेना के प्रत्याशी की जीत हुई थी और 2009 के अंदर यहाँ पे संजय निरुपम ने जीत दर्ज करी थी। तो अगर आप देखेंगे 9 और 19 में यहाँ पे दोनों ये अलायंस तो हो गया है, पर क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट साथ के नहीं है और दोनों के जो इंटरेस्ट है वो यूनाइटेड नहीं है दोस्तों, इसी के कारण यहां पे इतने तकरार हो रहा है। अब इस पे संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को क्या एग्जैक्टली कहा है, उन्होंने करप्शन तक के आरोप लगा दिए। जरा सुनिए एक बार। शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उसके बारे में मैं भूमिका पहले से स्पष्ट कर चुका हूं। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी के द्वारा छानबीन जारी है और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा। ये दोस्तों महाविकास आघाड़ी में महाभारत क्यों हो रही है, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण यही है कि सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में घमासान हो रहा है, क्योंकि ये सभी लोग जो हैं इन सबके इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो मिल नहीं पा रहे हैं। सबको पता है किसी और को सीट मिल जाएगी तो उनका राजनीतिक बेस कम हो जाएगा। अनमोल कार्तिकर शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट हैं और ये जो अनमोल कार्तिकर हैं इनसे संजय निरुपम अग्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बड़ी बात यही है कि यहाँ से चुनाव संजय निरुपम लड़ना चाहते हैं और इसी के कारण जो है ये यहाँ पे दोनों के बीच में तकरार देखने को मिल रही है। तो अपनी ही पार्टी के भड़क रहे हैं। उद्धव ठाकरे के सामने कांग्रेस ने कंप्लीटली सरेंडर किया है, ऐसा संजय निरुपम कह रहे हैं दोस्तों। तो ये बड़ी बात है। लोकसभा के पहले दोस्तों, लोकसभा के पहले जो अगर आप देखेंगे कि ये नेता बदलने का पाला जो है कंप्लीटली चल रहा है। तो यहाँ पे ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर जुड़ चुके हैं और इनकी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि जालंधर से सांसद है सुशील कुमार रिंकू, और सुशील कुमार रिंकू जो है वो जाखड़ जी यहाँ पे देख रहे हैं उनके साथ जुड़े हैं। सुनिए इन्होंने रिंकू जी ने क्या कहा, सुनिए एक बार। जालंधर के विकास के लिए, जालंधर की बेहतरी के लिए, जालंधर की तरक्की के लिए आज मैंने ये फैसला लिया है और हम जालंधर को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। जो केंद्र सरकार के सारे प्रोजेक्ट है वो हम जालंधर में लेके आएंगे। लुधियाना का क्या समीकरण है दोस्तों आम आदमी पार्टी के लिए? लुधियाना क्यों अहम है? क्योंकि 2014 में
2 लाख लगभग वोट जो है वो यहाँ पे अक्रॉस, इससे अगर आप देखेंगे 2 लाख वोट जो है यहाँ पे आम आदमी पार्टी को पड़े थे। 2017 में उसका खाता भी नहीं खुला था। 2019 के अंदर सिर्फ 2.53% वोट पड़े थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट पड़े थे। और फिर 22 में वापस से आम आदमी पार्टी ने वापसी करी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी थी और 9 में से 4 सीट उसने दर्ज करी थी और 23 लोकसभा चुनाव के अंदर उपचुनाव जो हुआ था उसमें भी जीत दर्ज करी थी। तो आम आदमी पार्टी का यहाँ दबदबा रहा है 2022 के बाद से। इसीलिए यहाँ के अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उपचुनाव के अंदर जीते थे वो अगर बीजेपी के अंदर आते हैं तो आम आदमी पार्टी का जो बेस वोट है वो इफेक्ट हो सकता है। अब इसके साथ में जो आपने सवाल यही पूछा है कि क्या हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट्स के जो है उससे उम्मीदवार कंगना रनावत के खिलाफ कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। ऐसी हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। प्रतिभा सिंह भी चुनाव मैदान में लड़ना नहीं चाहती है। कंगना रनावत के खिलाफ कांग्रेस को अभी तक उम्मीदवार जो है वो नहीं मिला है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे प्रतिभा सिंह जो है उन्होंने मना कर दिया है चुनाव लड़ने से। ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि मंडी में एक समय में जीता करती थी और मंडी को अगर हम देखना चाहेंगे कि मंडी के समीकरण क्या है, मंडी के समीकरण क्या है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे और ये जानना जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 21 के उपचुनाव जो हुआ था इसमें कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करी थी। वहीं जब 19 और 14 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी लगभग 70% के वोट के करीब जो है भारतीय जनता पार्टी को 2019 के अंदर मिला था और 2014 के अंदर भी 50% वोट मिला था। तो अक्रॉस दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे कि बीजेपी ने लिटरली स्वीप ये इलेक्शन किया है और इसी के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो मंडी पे काफी दाव कर रही है और कांग्रेस पार्टी को पता है कि ग्राउंड पे सिचुएशन शायद नरेंद्र मोदी के पक्ष में, इसीलिए कोई उम्मीदवार जो है वो यहां पे लड़ना नहीं चाहता है। और 5वां सवाल जो आपने पूछा था वो यही पूछा था कि भाई क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है कि मथुरा की गलियां इंतजार कर रही हैं। इसमें एग्जैक्टली क्या होगा ये समझने की जरूरत है। तो क्यों ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है? रामलला के दर्शन भी उन्होंने कुछ समय पहले किए थे। ये बयान के मायने क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों कंप्लीट राम लहर चल रही है, ऐसा सभी एनालिस्ट कह रहे हैं। क्या उन्होंने कहा था जरा पहले सुनिए। एक बात मुझे ध्यान में आती थी जो अक्सर हम लोग सुनते थे कि होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुछ गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हो। तो दोस्तों इसके पीछे के कारण क्या है? क्यों चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर राम लहर चल रही है और योगी आदित्यनाथ जी को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू वोट एक तरफा चले जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी 2014 का प्रदर्शन अपना दोहरा सकती है। आज आपके सवाल के स्पेशल एपिसोड में आप हमारे साथ में जुड़े, हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।